नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। उत्तर प्रदेश के बागपत में ऐसा एनकाउंटर हुआ है जिसकी चर्चा पूरे देश में इस वक्त हो रही है। यूपी पुलिस ने जिस अपराधी को ढेर किया है उसको पुलिस एक साइको किलर बता रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बागपत में साइको किलर संदीप का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में गोली लगने से संदीप की मौत हो गई है। एनकाउंटर में पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया है। तो संदीप कितना खतरनाक था, कितनी बेरहमी से मर्डर करता था, कितने ट्रक ड्राइवर्स को मार चुका है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्पॉट पर पड़ा पिस्टल, कारतूस के खाली खोखे, सड़क पर पड़ी बाइक, क्राइम स्पॉट पर मार्किंग टैग। बागपत में ऑन स्पॉट पर मौजूद ये निशान ये सबूत बता रहे हैं यहीं पर शातिर बदमाश के साथ पुलिस के दो हाथ हुए हैं। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। ये मुठभेड़ यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम और बागपत पुलिस की जॉइंट टीम के साथ बदमाश संदीप उर्फ संदीप लोहार के साथ हुई। संदीप कितना खतरनाक बदमाश था, एनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद एक एक चीज पूरी स्टोरी बयां कर रही है। यह मुठभेड़ बागपत के मवी कला के यमुना पुश्ते पर हुई। बदमाश की गोली से एसटीएफ के सिपाही सुनील घायल हो गए। वहीं जवाबी एक्शन में बदमाश संदीप मारा गया। संदीप हरियाणा के रोहतक के थाना महम इलाके का रहने वाला था। संदीप ने 15 मई को ही कानपुर में एक ट्रक से 4 करोड़ की निकल प्लेट लूटी थी, जिसके बाद संदीप पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। संदीप हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके लूट को अंजाम देता था। संदीप ट्रक ड्राइवर्स को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतारता था, इसीलिए पुलिस संदीप को साइको किलर कहती थी। संदीप पर 4 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स की हत्या का आरोप था। संदीप पहले खुद भी ट्रक ड्राइवरी करता था। संदीप पर 4 राज्यों में लूट, डकैती, मर्डर के 16 से ज्यादा केस दर्ज हैं। संदीप ने 2012 में पहला क्राइम किया। जिस ट्रक को चलाता था उसे ही सामान के साथ बेच दिया। 2013 में हिसार में लूट के बाद ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। 2014 में गुरुग्राम में हत्या, हिसार में लूट के बाद हत्या की। 2015 में रोहतक में हत्या की वारदात की। 2016 में गुरुग्राम में चोरी, हिसार में 2 अलग अलग लूट की। 2021 में रोहतक में मारपीट का केस, 2023 में रोहतक में चोरी समेत 3 केस और 2025 में कानपुर लूट को अंजाम दिया था। 4 स्टेट के ट्रक ड्राइवर्स के साइको मर्डरर का यूपी पुलिस ने फुल एनकाउंटर कर दिया, तो मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर से लूट के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया। ये उछल कर मेंढक की चाल चल रहा शातिर लुटेरा मंजीत है, जिसके एक पैर में पुलिस की गोली लगी है। पुलिस ने मंजीत के साथ ही जनवेश उर्फ देवा को भी अरेस्ट किया है। जनवेश के पैर को भी पुलिस की गोली ने भेद दिया है। इन दोनों शातिर बदमाशों की मुलाकात भोगांव थाना इलाके में पुलिस से हुई, तो बदमाशों ने फरार होने के लिए पुलिस पर गोली दागी। फिर क्या था, पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और बदमाश सीधे जमीन पर आ गिरे। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, 3 मोबाइल, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। बदमाश मंजीत शातिर क्रिमिनल है, उस पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं। 48 घंटे पहले ही मंजीत एंड गैंग ने अरमसराय के पास जीटी रोड पर ट्रक ड्राइवर के साथ लूट को अंजाम दिया था। ट्रक ड्राइवर से 8000 कैश मोबाइल की लूट की थी। इसमें मंजीत यादव के साथ सत्यभान और महातिया धोबी शामिल थे। इसमें मंजीत पर चोरी और लूट के 5 केस दर्ज हैं। मैनपुरी में पुलिस का ऑपरेशन लुटेरा चला, तो मैनपुरी से 133 किलोमीटर दूर हरदोई में भी मासूम से रेप और मर्डर के आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। ये रेपिस्ट सचिन है, जो अब अपने पैरों पर सीधे खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुलिस ने इसका बुलेट ट्रीटमेंट किया है। पुलिस के कंधों के सहारे कदम बढ़ा पा रहे इस क्रिमिनल का क्राइम सुनेंगे तो आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आरोपी सचिन ने एक 5 साल की मासूम बच्ची का न सिर्फ अपहरण किया बल्कि उसके साथ रेप किया और बाद में मासूम को मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। बाद में आरोपी ने पुलिस की पिस्टल से फायर करके भागने की कोशिश की, तो पुलिस के एक्शन में लंगड़ा हो गया। पुलिस का एक्शन गाजियाबाद में भी हुआ, जहां पुलिस ने एक इनामी डकैत को सबक सिखाया। ये शातिर लुटेरा जितेंद्र है, जो कई महीने से फरार चल रहा था।
अब जब पुलिस को मिला तो पुलिस ने इसका फुल इलाज कर दिया और ये अपने पैरों पर चलने के काबिल ही बचा है। जितेंद्र ने कुछ दिन पहले ही 1.5 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जितेंद्र पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और कार बरामद की है। आरोपी जितेंद्र पर हापुड़ में 6 तो बुलंदशहर में 1 मुकदमा पहले से ही दर्ज है। यूपी में एक बात एकदम क्लियर है, जो भी पुलिस और कानून को चैलेंज करेगा उसका इलाज भी क्राइम के हिसाब से होना एकदम फिक्स है। पुलिस पर गोली चलाने वाले बदमाश को जवाब में गोली खाने का भी अपना रिस्क है। दस दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। 11 जुलाई से शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ेंगे, लेकिन कांवड़ रूट पर हिंदू संगठन होटल ढाबों की चेकिंग में निकल पड़े हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के बाद आज मेरठ में नामों की चेकिंग हो रही है। मेरठ में यशवीर महाराज समर्थकों के साथ पहुंचे, होटल ढाबों वालों के नाम पूछे गए, QR कोड स्कैन करके पहचान भी की गई। होटल पर भगवान की तस्वीर लगाई गई है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। सनातन धर्म की है, हिंदू धर्म की है, भारत माता की है। कांवड़ रूट के ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर भगवान वराह की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, भगवा झंडे फहराए जा रहे हैं। भगवान वाराह का चित्र केवल सनातन धर्म के लोग ही लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से नीचे मानव आकृति है और ऊपर की जो आकृति है, इस आकृति से चिढ़ने वाले इस मेरठ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। हरिद्वार के कांवड़ रूट्स पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के नाम पहचान की मुहिम तेज कर दी गई है, क्योंकि 10 दिन पवित्र सावन का महीना शुरू होने वाला है। इसके साथ ही पवित्र कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। सावन में भगवान शिव की कांवड़ यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु इन रूट्स पर यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान ही सड़क किनारे मौजूद इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स में रुकते हैं, खाना पीना करते हैं। ऐसे में ये खाना अशुद्ध ना हो, इसे लेकर हिंदू संगठनों ने कांवड़ यात्रा से पहले ही पहचान अभियान शुरू कर दिया है। स्वामी यशवीर महाराज के साथ 500 से ज्यादा स्वयं सेवकों की टीम एक्टिव है। हरिद्वार कांवड़ रूट के किनारे मौजूद होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग शुरू हो चुकी है। कल टीम मुजफ्फरनगर के रूट्स पर चेकिंग कर रही थी, तो आज हिंदू संगठनों का कारवां मेरठ पहुंच गया है। हिंदू संगठन के लोग हिंदुओं के होटलों पर भगवान वराह का चित्र लगा रहे हैं, साथ में भगवा झंडे भी लगा रहे हैं। दरअसल बहुत सारे ढाबे ऐसे होते हैं जिन पर नाम कुछ लिखा होता है, लेकिन उनका मालिक जो है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, या फिर ढाबे का नाम या रेस्टोरेंट का नाम ऐसा होता है जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल होता है कि आखिर इसका संचालक कौन है। इस वक्त हम इसी कांवड़ रूट पर मौजूद हैं और आप यहाँ पे देखें तो एक चायशाला नाम से ये पूरा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आप देखें जो हिंदूवादी संगठन है वो इस तरह के भगवान वराह के पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे हैं ताकि वो उन ढाबों पर लगा सकें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये बताइए क्यों लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं? ताकि जो ढाबे हैं जिन पर लगा सके, पता चल सके कि हिंदूवादी संगठनों के हैं। नहीं तो लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आधे फर्जी तरीके से चल रहे ना, जैसे कि नाम तो हिंदू है लेकिन चला रहे उन्हें मोमडन। दरअसल इस रूट पर पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जब होटल का नाम तो हिंदू मिला लेकिन होटल संचालक कोई मुस्लिम निकला। ऐसे में हिंदू वर्कर्स होटल में मौजूद पेमेंट स्कैनर्स को चेक कर रहे हैं, साथ ही होटल के कर्मचारियों के आधार भी चेक किए जा रहे हैं। इसके लिए हिंदू वर्कर अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि जिस तरीके से रोटी पे थूकना, मूतना, मतलब हिंदुओं के साथ ही क्यों? ये अगर मूत के और भोजन इस तरीके से दूषित करते तो अपने धर्म के लोगों को खिलाए ना। हिंदू धर्म के लोगों को अब हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, हरिद्वार से चलेगी। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुहिम, ये तो हमने चलो भगवान के चित्र देके हम जगह जगह अपने एक पहचान बता रहे हैं कि जैसे ये पहचान छिपा के कर रहे हैं इस काम को, हम पहचान बता रहे हैं कि झंडे हमारे भगवा होंगे तो दिखेगा कांवड़ियों के ये हमारा हिंदुओं का है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वो मुस्लिम जैसे इनका वो है बारकोड जहाँ पेमेंट करते हैं, वहां से पता लगता है कई बार कि ये मुसलमान का। कांवड़ रूट पर ये पहचान अभियान स्वामी यशवीर महाराज चला रहे हैं। कल उनकी टीम को एक ऐसा ही ढाबा मिला था जब नाम
हिंदू का था, लेकिन पेमेंट स्कैनर आदिल और जाबिर के नाम से थे, जिस पर विवाद भी हुआ था। इसलिए आज से हिंदू संगठनों ने हिंदू होटलों की पहचान के लिए अलग प्रयोग किया है। ये लोग ढाबा होटल पर भगवान वराह की तस्वीर लगा रहे हैं। भगवान वराह का चित्र केवल सनातन धर्म के लोग ही लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से नीचे मानव आकृति है और ऊपर की जो आकृति है, इस आकृति से चिढ़ने वाले इस मेरठ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ उन लोगों से सावधान रहना है। सड़क पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तो ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर कोई मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो इसी तरह से चायशाला चला रहा है या फिर राजा ढाबा चला रहा है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है अगर वो प्योर शुद्ध शाकाहारी भोजन खिला रहा है तो? देखिए, ये भी ध्यान रखें, मुस्लिम शुद्ध शाकाहारी होता ही नहीं। हर बार पूरे देश में करोड़ों शिव भक्त आस्था की कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अकेले हरिद्वार रूट पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचेंगे। ये सभी भक्त राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां से कांवड़ में गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिव मंदिरों में चढ़ाएंगे। लिहाजा 10 दिन पहले ही हिंदू संगठनों ने भी श्रद्धालुओं के सात्विक और शुद्ध भोजन पाने के लिए पहचान अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही नाम बदलकर होटल चलाने वालों पर एक्शन की डिमांड भी कर रहे हैं। पिछली बार कांवड़ रूट पर योगी सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट में नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर जारी किया था, जिसके खिलाफ कई संगठन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। लेकिन इस बार सरकार से पहले हिंदू संगठन ही एक्टिव मोड पर आ गए हैं। बिहार में ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस को खुद ही सिक्योरिटी की अब जरूरत पड़ रही है। सुशासन को बदमाश आए दिन चैलेंज करते हैं, कभी पुलिस पर अटैक करते हैं तो कभी सरेआम गोलियां चल जाती हैं। पटना के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में सिरफिरे ने पुलिस टीम पर अटैक किया है। गांधी मैदान थाना इलाके में पुलिस टीम पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर, जहां पर पिता की पिटाई कर रहे युवक ने हमला कर दिया। झगड़ा सुलझाने पहुंची थी डायल 112 की टीम। आरोपी को दबोचने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लानी पड़ी। पटना की सड़कों पर पुलिस से पिटते इस युवक ने क्या गुनाह किया है? आखिर पुलिस इस पर क्यों टूट पड़ी है? पटना के एग्जीबिशन रोड पर पुलिस इस युवक का जुलूस क्यों निकाल रही है? पटना पुलिस आखिर इस युवक को धकियाती हुई क्यों अपनी गाड़ी में बिठा रही है? पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में कौन सा क्राइम हुआ, आपको बताएंगे। पटना के लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों पलीता लग गया है, ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि बिहार पुलिस पर जिसे देखो वो हाथ साफ कर देता है, आखिर क्यों? लेकिन उससे पहले शिवतेन राजा नाम के इस युवक की खातिरदारी की तस्वीरें फिर से देख लीजिए। शिवतेन नाम के जिस युवक का भूत पुलिस उतार रही है, उसने दरअसल पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया था। आरोपी शिवतेन के पिता ने ही डायल 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया था। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने ही पिता और घर वालों की पिटाई कर रहा था, मोहल्ले में भी बवाल काट रहा था। तभी इसी के पिता ने पुलिस को फोन कर दिया। आपसी बाप बेटा का झड़प था। मैं पूछ ही रहा था उनके फादर से कि क्या मैटर है। उन्होंने बताया, उनके बाद उनके अपने बेटा को बुलाया तो मैं उसे पूछने लगा कि अरे भाई तुम तो बालिक हो, फादर को क्यों परेशान कर रहे हो। इतना में वो पीछे मुड़ा तो बुलाया सुनो इधर। मैंने कहा उसको सुनो इधर। इतने में वो मेरा जंप कर कॉलर पकड़ लिया। और इनका फादर सब सामने में सारा मेला देखा है। इनके फादर जो है, ये फादर हैं, मैं अपना मैंने बचाव में भागा हूँ यहाँ से। एएसआई संजय कुमार मंडल का आरोप है कि शिवतेन ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद कदम कुआं, कोतवाली और गांधी मैदान समेत कई थानों की पुलिस को बुलाया गया।
आरोपी छिप गया था, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। उसके बाद खातिरदारी करते हुए उसे थाने ले जाया गया। आए दिन अपराधी बिहार पुलिस को चुनौती देते रहते हैं। इसकी एक झलक रविवार को दिखी जब गौरीचक थाना इलाके में दबंगों ने सरेआम गोलीबारी कर दी। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं। और आज गांधी मैदान इलाके में इस युवक ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। आखिर बिहार पुलिस पर हमला इतना आसान क्यों है? सुशासन के राज में आखिर गुंडा राज हावी क्यों हो रहा है? वर्दी पर गुंडागर्दी भारी क्यों पड़ रही है? और अब खबर लखनऊ से, जहां पर सुसाइड की एक वारदात पुलिस के लिए पहेली बन गई है। सबसे पहले आपको इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। लखनऊ में पति पत्नी और बेटी ने आत्महत्या कर ली है। कपड़ा कारोबारी ने पत्नी बेटी के साथ जहर खा लिया है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया और इसी सुसाइड नोट को आधार बनाकर पुलिस की टीम आगे की जांच कर रही है। फ्लैट में 3 लोगों ने किया सुसाइड। कपड़ा कारोबारी ने क्यों दी जान? पत्नी और बेटी के साथ क्यों खाया जहर? अड़तालीस साल के शोभित रस्तोगी ने अपनी पत्नी शुचिता और 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ जहर खाकर जान दे दी। आज सुबह लखनऊ की ये खबर जैसे ही फैली, हर कोई हैरान रह गया। कपड़े के कारोबारी शोभित ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? घर परिवार में सब ठीक था, रिश्तेदारों से ना कोई झगड़ा था और ना ही बिजनेस में कोई टेंशन। तो फिर शोभित ने पत्नी और बेटी के साथ जहर खाकर क्यों खुदकुशी कर ली? 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल, एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फ़ोन किया तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए, हम खोल नहीं पाएंगे। मैं कह रहे बेटा वो खोलो तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। बताया जा रहा है कि तीनों ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया। जैसे ही सबकी तबीयत बिगड़ने लगी तो शोभित की बेटी ने अपनी चाची को फोन किया। आनन फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी असरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस अब शोभित के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है, फ्लैट का एक एक कोना खंगाल रही है ताकि इस सामूहिक आत्महत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके। इस केस को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल हैं। मसलन, क्या कपड़ा कारोबारी शोभित कर्ज में थे? क्या कारोबार को लेकर कोई परेशानी थी? क्या शोभित की किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या खुदकुशी की वजह पारिवारिक कलह है? क्या पत्नी और बेटी से जुड़ी कोई परेशानी थी? हम इस समय पुराने लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के अशरफाबाद इलाके में मौजूद हैं, जहां सुबह सुबह पीसीआर को सूचना मिलती है कि शोभित रस्तोगी नाम के एक व्यापारी ने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ कुछ खा करके आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंचती है और मेरे ठीक पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, यही मकान
जो कपड़ा व्यापारी हैं शोभित रस्तोगी, उनका मकान है। अपने पत्नी के साथ, अपनी बच्ची के साथ वो यहीं पर रहा करते थे। बताया जाता है कि शोभित का कारोबार राजाजीपुरम इलाके में कपड़े का है और कपड़े का कारोबार के दौरान पता ये भी लगा है कि उनको काफी नुकसान हुआ और उसके बाद उन्होंने कर्ज लिया, लेकिन कर्ज की जो रकम थी उसको शोभित चुका नहीं पा रहे थे और इसी वजह से काफी ज्यादा वो परेशान थे। हालांकि वो परेशानी कब इतनी ज्यादा हो गई कि शोभित ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे खराब फैसला लिया कि उन्होंने अपने साथ अपनी पत्नी को भी जहर दिया और अपनी बच्ची को भी जहर दिया और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। लखनऊ पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है जो काफी हद तक सुराग दे सकता है। पुलिस रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने क्राइम स्पॉट को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम भी एक एक सबूत की तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट से काफी हद तक गुत्थी सुलझने की उम्मीद है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी विधायक टी राजा ने इस्तीफा दे दिया है। टी राजा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। टी राजा ने तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसा कहा जा रहा है तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रामचंद्र के नाम पर सहमति बनी है, जिससे नाराज राजा सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर, टी राजा ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दिया है और जो वजह दी है उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे, वो कारण भी उन्होंने अपने इस रेजिग्नेशन लेटर में साफ तौर पर लिखा है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने इस्तीफा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रामचंद्र के नाम पर सहमति बनी, जिससे नाराज टी राजा सिंह ने इस फैसले को लेकर के इस्तीफा दे दिया। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंची बीजेपी की जांच समिति कुछ देर पहले फाइंडिंग कमेटी पुलिस मुख्यालय भी गई थी और इस कमेटी में सदस्य पीड़िता से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी। वहीं टीएमसी बीजेपी पर पॉलिटिकल टूरिज्म का आरोप लगा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोलकाता से जुड़ी हुई। कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए गैंग रेप मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंची बीजेपी की जांच समिति कुछ देर पहले ही फाइंडिंग कमेटी पुलिस मुख्यालय भी गई थी और इस कमेटी में जो सदस्य हैं वो पीड़िता से मुलाकात भी करेंगे। उस पीड़िता से भी बातचीत की जाएगी, साथ ही तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी। वहीं टीएमसी बीजेपी पर पॉलिटिकल टूरिज्म का आरोप लगा रही है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप का मामला सामने आने लगा। लोगों में गुस्सा बढ़ गया। गैंग रेप का आरोपी जो है वो लॉ कॉलेज का ही एक पूर्व और 2 वर्तमान स्टूडेंट्स पर लगा है। तीनों आरोपी सत्तारूढ़ टीएमसी से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं रेप कांड के विरोध में कॉलेज स्टूडेंट सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कॉलेज प्रशासन से आरोपियों पर सख्त से सख्त एक्शन की डिमांड भी की जा रही है। कॉलेज का जो ये घटना हुआ है बहुत शर्मिंदा घटना है, जो घटना हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोग के कॉलेज प्रीमिसेस में अगर कॉलेज के स्टूडेंट सेफ नहीं है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है हम लोग के लिए। फिर भी हम लोग इसी की वजह से जो हुआ वो हम लोग की बहन की तरह थी। आज हम लोग उसके लिए डेपुटेशन देंगे। डेपुटेशन में जो हम लोग की मांग है वो मांग रखेंगे जीबी के पास। जीबी क्या करता है उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब। आपका पास तो ये जानना आपका पास है, इंफॉर्मेशन है, जो लास्ट 7 ईयर तक यूनियन का इलेक्शन जो है वो बंद है। तो क्या कर रहा था उस टाइम, इतना रात तक क्या कर रहा था? वो जो मनोजीत मिश्र और उनका जो साथी, वो लोग इतना टाइम में क्या कर रहा था? और जो विक्टिम के साथ जो हुआ, जो घिनौना काम हुआ, हम लोग इसका विरोध है। और हम सिर्फ नहीं, इस बंगाल का सब छात्र, युवा, महिला। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर ट्रक से गौवंश की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद एक बड़े बवाल में बदल गया। गौरक्षकों ने जहां पर ट्रक का पीछा किया तो ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर के सीधे कुरैशी मोहल्ला पहुंच गए, जहां पीछा कर रहे गौरक्षकों पर अटैक हो गया। और इसके बाद हिंदू संगठन के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां पुलिस के साथ बहस हुई। पुलिस थाने के सामने हिंदू संगठन के लोग जुटे।
जमकर नारेबाजी की गई। इसका कुछ भी होगा तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा भोपाल कट का। हिंदू संगठन की तरफ से पुलिस को लास्ट वार्निंग तक दे दी गई। भाई नहीं थी, भाई को दूसरा नहीं हो, बहुत अच्छी ड्यूटी नहीं भाई। में रेंट दो, जी बेटा, अब एक खत्म कर ले। हाँ और इन फायदों है, मैं अभी भी आके समझूंगा, ठीक है। बाकी मैं तुम्हारे जो करना है वो कंप्लीट करा देना। हिंदू संगठनों के लीडर्स और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत भी चली, बहसबाजी भी हो गई। ये सब हुआ जोधपुर के भोपालगढ़ में। बताया जा रहा है कि जहां एक ट्रक की टक्कर से गौवंश की मौत हो गई तो आसपास के लोगों ने ट्रक को दौड़ा दिया। ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ड्राइवर ट्रक को तेज स्पीड में दौड़ाता रहा और भोपालगढ़ के जाखड़ गांव में ले गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने अपने लोगों को बुला लिया। जैसे ही ट्रक का पीछा कर रहे लोग कुरैशी मोहल्ले पहुंचे तो चारों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई। बाद में हिंदू संगठन के लोग पुलिस को लेकर फिर से कुरैशी मोहल्ले पहुंचे तो पुलिस के साथ साथ बाकी लोगों पर भी फिर से अटैक कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस वापस आ गई और नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यहां भी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पहुंचकर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन मारी गई गौवंश के लिए मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं। सारे संगठनों के युवा, हिंदू युवा यहाँ पे पुलिस थाने में आए और इन्होंने इसका विरोध दर्ज करवाया। जैसे ही विरोध दर्ज करवाया, उनकी तरफ से ही 4 से 5 लोग आए और अचानक हिंदुओं के ऊपर थाने में हमला कर दिया। पुलिस से कुछ नहीं हुआ, वो लोग तो यहाँ से पत्थरबाजी करके भाग गए और हिंदू युवकों पे जो है करारा प्रहार। धरने पर बैठे लोग पुलिस पर एक तरफा एक्शन लेने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस पर भी कुरैशी मोहल्ले में अटैक हुआ, फिर भी पुलिस एक्शन की बजाय हिंदू पक्ष के लोगों को ही धमका रही है, जिसके कारण लोगों में भारी गुस्सा है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में श्रद्धालु और गार्ड्स के बीच लड़ाई होती दिख रही है। इस वायरल वीडियो पर अलग अलग रिएक्शन किए जा रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई गार्ड्स पर आरोप लगा रहा है तो कोई कह रहा है कि श्रद्धालु पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस फाइट का सच आखिर क्या है, इस रिपोर्ट पर देखिए। मार पिटाई और चीख पुकार का ये दृश्य मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बाहर की है। मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। सभी भक्त लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी दर्शन के लिए लाइन में लगे होने के दौरान गार्ड्स और श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया। चलो अंदर चलते ना, अंदर चलते बात होता है। तो सुना आपने, पीली सूट पहनी एक लड़की और गार्ड के बीच लाइन में लगने को लेकर विवाद शुरू होता है। गार्ड का कहना है कि लाइन छोड़कर गई तो बताकर जाना था, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। मारपीट तक की नौबत आ गई।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई गार्ड्स लाठी डंडों से उस लड़की के साथ आए उसके घर वालों पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। लोग लगातार बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गार्ड्स मानने को तैयार नहीं। दौड़ा दौड़ा कर श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। सिर पर लाठी लगने से एक लड़के का सिर फट जाता है। महिलाएं जब आगे आकर रोकने की कोशिश करती हैं, तब भी गार्ड्स नहीं मानते। लगातार अपशब्द बोलते रहते हैं। किसी तरह बीच बचाव कर लोग गार्ड्स को अलग करते हैं, लेकिन फिर एक गार्ड मुक्का मारने के लिए दौड़ता हुआ आगे आता है। पीड़ित पर मुक्का तानता है। मुक्का तो नहीं मारता, लेकिन एक दुकान में जाता है, वहां से ईंट उठाकर लाता है, लेकिन आसपास के लोग उस गार्ड को रोक लेते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर बालाजी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद निवासी एक श्रद्धालु अपने परिवार के साथ सुबह दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचा था। वहां दर्शन की लाइन में खड़ा होने के दौरान अचानक गार्ड्स ने उनके साथ गाली गलौच शुरू कर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 गार्ड्स घनश्याम और शैलेश यादव, ये दोनों यूपी के एटा के रहने वाले हैं, और तीसरा रमेश जो जयपुर का रहने वाला है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रील्स बाजों पर प्रशासन लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन रील्स बाजों की ये जो सनक है वो खत्म नहीं हो रही। रील्स बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने तक से ये लोग बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आई। झांसी और शाहजहांपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। 3 कारें हैं। पहली कार जो सबसे आगे है, उससे वीडियो शूट हो रहा है। आगे वाली कार के पीछे दाहिनी और बाईं तरफ एक एक कार है। बाईं तरफ वाली कार की विंडो से एक लड़का हाथ निकाले हुए है। तभी ये क्या, दाहिनी तरफ वाली कार जिसकी विंडो पर एक लड़का बैठा है, कट स्पीड में आगे निकल जाती है। विंडो पर बैठा लड़का कुछ दूरी पर जाकर हैंड वेव करता है। तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। किसी तरह ड्राइवर कार को कंट्रोल करता है। अब इस तस्वीर को देखिए। जो कार बाईं तरफ थी वो आगे निकल जाती है। उसकी एक विंडो पर लड़का बैठा है जिसके हाथ में डंडा है। उस कार को जो लड़का चला रहा है वो गेट खोलकर एक्शन दिखा रहा है, और उसकी बगल की सीट पर बैठा लड़का भी विंडो पर बैठा है, एक्शन मार रहा है। स्टंटबाजी यही नहीं रुकती है, ये एक और स्टंट करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। इसमें कार्स को जिग-जैग तरीके से चलाते हैं। स्टंटबाजी की ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके की हैं, जहां तीनों कार में सवार युवक न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। एक कार में तो बीजेपी का झंडा भी लगा है। स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल है, जिसके आधार पर पुलिस इन स्टंटबाजों की तलाश में जुटी है। स्टंटबाजी की एक और तस्वीर यूपी के झांसी से आई है। नवाबाद थाना इलाके का इलाहट चौराहा जो बहुत ही व्यस्त रहता है, वहां एक बाइक पर 2 रीलबाज सवार रहते हैं। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है। बाइक पर पीछे बैठा लड़का वीडियो शूट करता है। अचानक से लड़का बाइक की स्पीड बढ़ा देता है। बाइक फुल स्पीड में हो जाती है। जिग-जैग तरीके से बाइक चलाकर ये स्टंटबाज आगे बढ़ते हैं। तभी आगे एक ट्रैक्टर आ जाता है। वहां से आगे नहीं निकल पाते तो रॉन्ग साइड बाइक चलाने लगते हैं। सामने से आ रही गाड़ियों को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। गोलंबर पर गाड़ी मोड़ते हैं और आम लोगों को गालियां देते हैं। ये काफी देर तक ऐसे ही हरकत करते हैं, लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया पर रील्स डालते हैं, ट्रैफिक पुलिस हरकत में आती है और दोनों युवकों को धर दबोचती है। पुलिस के कब्जे में आते ही इनकी अकड़ निकल जाती है और भाषा बदल जाती है। पुलिस से मिन्नतें करने लगते हैं कि गलती हो गई, माफ कर दें। गलती हो गई सर, मुझसे पहली बार ही हुई सर। आपकी वजह से किसी और की भी जान जा सकती थी। पुलिस ने इन दोनों युवक राज परिहार
और अर्जुन पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 18,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और पूरे पेपर्स न होने पर बाइक सीज कर दी है। यूपी का एक जिला है शाहजहांपुर। यहाँ से तो दिल दहला देने वाली स्टंट की घटना सामने आई है। एक लड़का जिस पर रील्स का नशा सवार है, वो खेत में ट्रैक्टर से ही रील बना रहा था। तस्वीरों में देखिए, लड़का बैक गियर में तेजी से ट्रैक्टर को पीछे ले जाता है, फिर अचानक से ट्रैक्टर के अगले हिस्से को ऊपर उठाकर आगे की तरफ भागता है। आगे के दोनों पहिए हवा में होते हैं। कुछ दूरी पर जाकर ट्रैक्टर को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर पलट जाता है। जो लड़का ट्रैक्टर चला रहा था, उसका सौभाग्य था कि वो इस हादसे में सुरक्षित बच गया। गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस जब मामले का पता लगाने में जुटी तो पता चला कि वीडियो आशीष कुमार नाम के व्यक्ति की आईडी से पोस्ट की गई थी, लेकिन पुलिस को अभी ये नहीं पता चल पाया है कि किस गांव का ये वीडियो है और इसे कब शूट किया गया था, जिसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। रील्स बनाने के शौक में स्टंटबाज न सिर्फ अपनी जान खतरे में डालते हैं, बल्कि सड़क पर गुजर रहे दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है। प्रशासन रीलबाजों पर लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन रीलबाजों की ये सनक खत्म नहीं हो रही। यूपी के जौनपुर में बाबा का बुलडोजर एक्शन में चल रहा है। मछली शहर में वाराणसी नेशनल हाईवे 73-1B के बीच में आ रहे अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह एक्शन चौका गांव के पास बाईपास पर किया गया है। पहले भी कई बार कब्जाधारी को नोटिस दिया जा चुका था। इसी बीच एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक ने कोर्ट से स्टे ले लिया। स्टे टाइम खत्म होने के बाद प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। बेंगलुरु में कचरा गाड़ी में बरामद बोरे में बंद महिला की शव की पहचान हो चुकी है। साथ ही पुलिस ने मर्डर का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस ने आरोपी शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला की गला घोंटकर हत्या हुई है। उसके बाद शव को बोरे में बंद करके एक कचरा गाड़ी में डाल दिया गया। आरोपी शमसुद्दीन असम का रहने वाला है और बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। शमसुद्दीन ने आशा की हत्या करने के बाद इस ट्रक के पिछले हिस्से में वो ये जो डेड बॉडी है वो छोड़कर चला गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसका दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था और वैसे ही उसने डेड बॉडी को उसके अंदर डाला और यहाँ से वो फरार हो गया। लेकिन जब यहाँ से बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने बीबीएमपी को फ़ोन किया और कहा कि इस ट्रक का दरवाज़ा बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इस ट्रक से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और जब बीबीएमपी के लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें इसके अंदर से आशा का शव बरामद हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि अपने ही व्हीकल में शमसुद्दीन ने आशा के शव को यहाँ पर लाकर रखा था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से और कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से शमसुद्दीन को अरेस्ट कर लिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि 1.5 साल से दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों की अलग अलग शादियां हुई थी। शमसुद्दीन मूलतः आसाम का रहने वाला है और उसकी फैमिली वहीं पर थी। आशा बेंगलुरु की रहने वाली है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो पति से अलग रह रही थी। और दोनों ने 1.5 साल पहले चूँकि एक प्राइवेट मॉल में सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी का काम आशा करती थी, सिक्योरिटी गार्ड का काम शमसुद्दीन करता था। इस वजह से दोनों के बीच में वहाँ पर संबंध बने और ये जो संबंध जो है वो रिलेशनशिप में डेवलप्ड हो गया। दोनों में इलिसिट रिलेशनशिप हो गया और दोनों ने जहाँ पर मकान लिया हुलीमाऊ इलाके में, वहाँ पर मकान मालिक को ये बताया कि दोनों पति पत्नी हैं। इस वजह से वो मकान भी उनको मिल गया। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। इसमें मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के 1 से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना लागू किया गया था। सीएम फडणवीस ने खुद इसका ऐलान किया। साथ ही सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी की समीक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई। सरकार के ऐलान के साथ ही मनसे और उद्धव समर्थकों में जम करके जश्न मनाया और इसे मराठी मानुष की जीत बताया है।